हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलम कानून। तो आज हम लोग अपने भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बेयर एक्ट सीरीज़ के 5th क्लास में हैं, तो जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे स्टेटमेंट बाय पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेसेस। तो ऐसे दो पर्सन्स के द्वारा स्टेटमेंट का देना जो विटनेस की तरह बुलाया नहीं जा सकता है। तो इसमें जो सबसे पहला सेक्शन है वो 26 है, जो बात करता है कि केसेस, ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जिसमें स्टेटमेंट जो है वो एक रेलेवेंट फैक्ट बन जाता है। क्यों? क्योंकि उस पर्सन को दोबारा विटनेस की तरह नहीं बुला सकते हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि या तो वो डेथ हो गया उसका, या वो पर्सन मिल नहीं रहा है, या फिर और भी रीज़न्स है जो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये सेक्शन जो है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि ये बात करता है डाइंग डिक्लेरेशन का। ये सेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें ये कहता है कि कोई भी स्टेटमेंट, चाहे वो रिटन हो या फिर वर्बल हो, वो एक रेलेवेंट फैक्ट हो जाता है अगर कौन वो स्टेटमेंट दिया है। अगर जो पर्सन स्टेटमेंट दिया है वो मर जाए, डेथ हो जाए उसकी, या वो पर्सन नहीं मिल रहा है, या वो पर्सन इनकैपेबल है गिविंग एविडेंस के, या फिर जिसका अटेंडेंस प्रोक्योर्ड करना बहुत ही मुश्किल है, कि एक अमाउंट ऑफ डिले होगा और एक्सपेंसेस होगा। मतलब किसी को कोर्ट में बुलाना बहुत मुश्किल हो जा रहा है क्योंकि या तो वो बहुत टाइम लगेगा, वो काफ़ी दूर है, या फिर उसको बुलाने में काफ़ी सारे एक्सपेंस लगेंगे, काफ़ी पैसा लगेगा इस वजह से। तो इस वजह से जो वो पहले स्टेटमेंट दिया है उसको रेलेवेंट माना जाएगा। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन है। सबसे पहला, जो डेथ हो गया, पहला। दूसरा, अगर वो मिल नहीं रहा है। तीसरा, अगर वो इनकैपेबल एविडेंस के। और चौथा, अगर वो उसका अटेंडेंस जो है प्रोक्योर करना मुश्किल है। तो यहाँ तक समझ आ गया। अब इसमें क्या है, आगे करके एक एक केसेस है जो हम लोग देखेंगे किस किस केसेस में जो है रेलेवेंट बन जाएगा वही पर्टिकुलर स्टेटमेंट। ठीक है, तो सबसे पहला जो है ना, क्लॉज ए। और यही है, सबको लगता है कि 26 सेक्शन जो है वो पूरा डाइंग डिक्लेरेशन है, लेकिन डाइंग डिक्लेरेशन सिर्फ क्लॉज ए है। ये क्लॉज ए है डाइंग डिक्लेरेशन। ठीक है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है डाइंग डिक्लेरेशन। ओके, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है पूरे BSA का, क्योंकि डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब ये होता है ना कि एक पर्सन जो है वो अपने मरने का काउज़ बताता है कि मेरा मौत क्यों हो रहा है या फिर कैसे हुआ। और ये ज़रूरी नहीं कि उस पर्सन को पता हो कि उसका मौत होने वाला है। अगर वो एक्सपेक्टेशन उसको नहीं भी है ना कि उसका डेथ नहीं है, डेथ होने वाला है, और वो फिर भी कहता है कि मेरा इंजरी इसके वजह से हुआ, तो वो स्टेटमेंट जो है वो डाइंग डिक्लेरेशन हो जाता है। मतलब ऐसा स्टेटमेंट जो ऐसे पर्सन ने दिया है जिसका डेथ हो गया है, ठीक है, और ऐसे ट्रांजैक्शन में दिया हो जिसका रिजल्ट डेथ हो गया, मतलब वो इंजर्ड है और उसने कुछ स्टेटमेंट दिया कि मेरी इंजरी किसके वजह से हुई है, और फिर उसके बाद उसी इंजरी की वजह से उसका डेथ हो जाता है, तो उस यहाँ पे ट्रांजैक्शन का बात कर रहा है। तो इसका सिंपली मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन स्टेटमेंट दे रहा है और वो ये बता रहा है कि ये कैसे और क्यों, हाउ और वाई, कैसे और क्यों उसका डेथ हो रहा है, ये वो बता रहा है ना, तो यही डाइंग डिक्लेरेशन होता है। ये स्टेटमेंट ही डाइंग डिक्लेरेशन होता है कि वो कैसे हो रहा है। वो मर गया, अब वो तो वापस नहीं आ सकता है अपने बात को कहने को, लेकिन मरने से पहले जो वो बात करके गया है वो डाइंग डिक्लेरेशन हो गया। ठीक है, इसका इलस्ट्रेशन एक देते हैं कि एक पर्सन है, उसको किसी ने रॉड से उसके सर पे मारा, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, और वो हॉस्पिटल में मरने से पहले उसने एक पर्सन का नाम लिया कि ये पर्टिकुलर बंदा है ए नाम का, इसने मेरे सर पे रॉड मारा था। अब ये वो मर गया, अब ये जो स्टेटमेंट उसने दिया कि ए ने उसके सर पे रॉड मारा है, यही हो गया डाइंग डिक्लेरेशन। तो समझ आ गया डाइंग डिक्लेरेशन का कंसेप्ट क्या है। अब डाइंग डिक्लेरेशन पे एक बहुत ही अच्छा मैक्सिम है, जो कि एक बहुत फेमस मैक्सिम है, जो है नेमो मॉरिटस परस्यूमीटर मेंट्रे। इसका मतलब होता है ना कि एक आदमी जो है वो अपने मेकर से झूठ बोलते हुए नहीं मिलना चाहेगा। मतलब इसका मतलब इस मैक्सिम का यही होता है
कि कोई भी इंसान जो है वो मरने से पहले अपने मुंह में झूठ लेके नहीं जाएगा अपने मेकर से मिलने के लिए, क्योंकि सबका बिलीफ होता है कि मरने के बाद वो अपने मेकर से मिलेगा, तो कोई झूठ अपने मुंह में लेकर के उससे मिलने नहीं जाएगा। ये मैक्सिम का मतलब यही होता है और ये डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड है। अब जो नेक्स्ट इसका रीज़न है, कंडीशन है जहाँ पे फैक्ट रेलेवेंट हो जाएगा, वो ये है कि अगर वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब होता है जो रूटीन चला आ रहा है, ठीक है। अगर कोई स्टेटमेंट ऐसा दे रहा है जो कि एक रूटीन में होते आ रहा है, ठीक है, वो होता है। जैसे कुछ टाइम पहले हमने पढ़ा था कि एक पोस्टमैन ने रोज़ एक पोस्ट ऑफिस में जाकर के अपना पोस्ट कार्ड जमा होता है, तो सारा पोस्ट कार्ड वहीं आएगा। तो उसी तरीके से वो एक ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, वो एक रूटीन है, एक ड्यूटी है। तो वैसा अगर कुछ स्टेटमेंट होता है तो वो भी रेलेवेंट फैक्ट बन जाएगा। गॉट इट? अब नेक्स्ट क्या है इसमें? इसका जो मेन इंपॉर्टेंट है वो तो डाइंग डिक्लेरेशन ही है, और बाकी सारे से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। थर्ड वाला जो है ना, वो बात करता है अगर ऐसा स्टेटमेंट जिसके अगेंस्ट में क्या है, पिक्यूनरी और प्रॉपर्टी इंटरेस्ट है, मॉनेटरी इंटरेस्ट है, प्रॉपर्टी इंटरेस्ट है, तो ऐसा स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा? रेलेवेंट हो जाएगा, रेलेवेंट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है डी नंबर, वो ये बात करता है कि अगर कोई भी एग्जिस्टेंस है किस चीज़ का, पब्लिक राइट एंड कस्टम का, अगर कोई भी स्टेटमेंट में एग्जिस्टेंस किसका है, पब्लिक राइट एंड कस्टम का है, तो वो भी रेलेवेंट बन जाएगा, रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट जो है इसमें वो देखते हैं। नेक्स्ट जो बात करता है वो ये बात करता है कि अगर कोई भी स्टेटमेंट जिसमें एग्जिस्टेंस है किसका, रिलेशनशिप का, ठीक है, चाहे वो बाय ब्लड हो, चाहे मैरिज हो, अडॉप्शन हो, जिस भी वजह से अगर कोई भी स्टेटमेंट में एग्जिस्टेंस है रिलेशनशिप का, और वो स्टेटमेंट जो है उसका कोई स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज है डिस्प्यूट अराइज होने से पहले, मतलब ऐसा स्टेटमेंट जो डिस्प्यूट से पहले दी होनी चाहिए, तो वो भी क्या है, रेलेवेंट हो जाएगा। कोई रिलेशनशिप है, ठीक है, आपस में भाई बहन लोग हैं, और उसने कोई डिस्प्यूट शुरू होने से पहले जो है वो स्पेशल नॉलेज दी है, वो जो स्पेशल नॉलेज की स्टेटमेंट दी है, तो वो भी रेलेवेंट हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद जो एफ़ वाला है ये भी सिमिलर है, रिलेशनशिप का ही है कि कोई भी स्टेटमेंट अगर उसमें एग्जिस्टेंस है किसकी, रिलेशनशिप की, बाय ब्लड हो, मैरिज हो, अडॉप्शन हो, कोई भी रीजंस जो भी हो, और उसका कोई फैमिली पेडिग्री है या फिर टॉमस्टोन है। ये टॉमस्टोन का मतलब होता है जो कब्रें नहीं होते हैं, जो कब्रिस्तान होता है, और वहाँ पर एक फैमिली का भी एक रहता है कि पर्टिकुलर है, तो वैसा कुछ रहेगा, तो वो भी स्टेटमेंट्स जो है उससे रिलेटेड वो सारे भी रेलेवेंट हो जाएंगे। अब जो नेक्स्ट है जी नंबर, वो बात करता है स्टेटमेंट जो कि किसी डीड में है या फिर विल में या फिर कोई भी अदर डॉक्यूमेंट में है जो कि रिलेटेड है ट्रांजेक्शन से, तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी रेलेवेंट हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट जो है स्टेटमेंट जो कि किसके एक्सप्रेस फीलिंग से हो रही है, मतलब स्टेटमेंट मेड बाय नंबर ऑफ पर्सन एंड एक्सप्रेस फीलिंग और एक्सप्रेशन ऑन देयर पार्ट इज़ रेलेवेंट। अगर कोई भी स्टेटमेंट किसी फीलिंग से दी जा रही है तो वो क्या हो गया, वो भी रेलेवेंट हो जाएगा। इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। इलस्ट्रेशन देखिए क्या कहता है कि यहाँ पे फैक्ट एंड इशू ये है कि वेदर ए वॉज मर्डर्ड बाई बी और A dies of injury received in a transaction in a course of which she was raped। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्या A was murdered by B, क्या A को B ने मारा है, या फिर A जो है उस इंजरीज के साथ मर गई जिसके वजह से उसका रेप किया गया था, मतलब उस वजह से वो मर गई क्या। तो क्वेश्चन ये है कि क्या वो रेप की गई है B के द्वारा, और क्वेश्चन ये भी है कि क्या A ने मारा है B को अंडर दैट सर्कमस्टांसेस के अंदर। तो ये जो स्टेटमेंट है जो कुछ भी ए ने दिया है टू द काउज ऑफ हिज एंड हर डेथ, ठीक है, जो भी मरने से पहले ए ने स्टेटमेंट दिया है अबाउट द मर्डर और द रेप, जिस भी बारे में, वो सारे फैक्ट्स क्या हो जाएंगे, रेलेवेंट फैक्ट्स हो जाएंगे। जो भी मरने से पहले ए ने स्टेटमेंट दिया होगा कि हाँ उसका मर्डर किया है या नहीं किया, या फिर रेप के बारे में, तो वो सारा कुछ भी रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। तो इसमें बहुत सारे इलस्ट्रेशन, और ये सारे इलस्ट्रेशन आप लोग एक बार रीड करना,
क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम्स है ना उसमें इलस्ट्रेशन से क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए इलस्ट्रेशन आपको नहीं छोड़ना है। एक बार आप रीड करोगे आपको समझ आ जाएगा, और फिर भी अगर आपको नहीं समझ आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग कमेंट करो, और कमेंट करोगे तो मैं ज़रूर आपको एक्सप्लेन करूँगी, बल्कि जिसका भी डाउट होगा तो उसके लिए अलग से वीडियो बना करके उसे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं, जो कि है सेक्शन 27, जो कि बात करता है रिलेवेंसी ऑफ सर्टेन एविडेंस फॉर प्रूविंग इन सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग ट्रूथ ऑफ फैक्ट देयर इन स्टेटेड। अब इसको पढ़ के तो कुछ समझ आया नहीं, पर इसको मैं आपको समझाती हूँ ये क्या कहना चाह रहा है। तो इसमें सिंपली ये सेक्शन ये कहता है ना कि अगर कोई भी विटनेस किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग में या किसी ऑथराइज ऑफिसर के सामने एविडेंस दी थी, मतलब यहाँ पे दो केस का बात कर रहा है कि एक विटनेस ने केस 1 में, यहाँ पे इसको ऐसे समझाते हैं, अगर एक विटनेस ने केस 1 में कोई पर्टिकुलर एविडेंस दी, ठीक है, या फिर किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग में दी या किसी ऑथराइज ऑफिसर के सामने दी, और वो जो विटनेस है, यहाँ पे विटनेस ने दिया ना, ये विटनेस जो है ये डेथ हो गया इसका, ठीक है, डेथ हो गया, या फिर ये वही सारा सेम कंडीशंस होगा कि वो मिल नहीं रहा है, या यहाँ पे लिखा है ना डेथ कैन नॉट बी फाउंड, या फिर वो इनकैपेबल है एविडेंस देने की, या फिर वो जो एडवर्स पार्टी है उसके चंगुल से बहुत बाहर है, केप्ट आउट ऑफ द वे, मतलब उससे काफ़ी दूर है, और उसकी प्रेजेंस जो है कैन नॉट बी ऑब्टेन बिना डिले और एक्सपेंसेस के। हाँ, बिना डिले और एक्सपेंसेस के। तो ऐसे मामलात में क्या होगा, तो उसकी पहली दी हुई एविडेंस दूसरे केस में या सेम केस में लेटर स्टेज में यूज़ किया जा सकता है। ये पर्टिकुलर बंदा है, विटनेस है, इसका केस 1 में उसने एविडेंस दिया, ये मर गया, अब केस 2 में ये सेम एविडेंस को यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि वो तो मर गया या फिर वो मिल नहीं रहा है, ये जो कुछ भी रीज़न है, 4-5 रीज़न, तो उसके अलावा अगर वो रीज़न है और वो नहीं मिल रहा है तो उसका पहले दिया हुआ जो एविडेंस है उसको दूसरे केस में या फिर सेम केस में ही, इसी केस में ही लेटर स्टेज में भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, ये पूरा क्लियर हो गया। सेक्शन 27 यही कहता है, और इसका जो प्रोवाइडेड दैट है वो यही कहता है कि पार्टीज सेम होनी चाहिए, सेम पार्टीज़, ठीक है, पार्टीज़ आप नहीं बदल सकते हो, पार्टीज़ दोनों सेम होने चाहिए, केस डिफरेंट हो सकता है, पार्टीज़ सेम होनी चाहिए, उसका रिप्रेजेंटेटिव सेम होना चाहिए, और दूसरा कि अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए क्रॉस एग्जामिनेशन का। अपॉर्चुनिटी किसका मिलना चाहिए? क्रॉस एग्जामिनेशन का अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग सेक्शन 28 की तरफ चलेंगे, जो कि है, इसमें है स्टेटमेंट्स मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। तो इस पर 28 है, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस में बनते हैं। तो इसमें एंट्रीज ऑफ बुक ऑफ अकाउंट व्हेन रेलेवेंट, ठीक है, तो एंट्रीज बुक्स में एंट्रीज किए जाते हैं ना, हमारे लॉज में है, हर जगह एंट्री किया जाता है। बुक ऑफ अकाउंट होता है जो मेंटेन किया जाता है, तो ये बुक ऑन अकाउंट जो है वो आजकल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी मेंटेन किया जा रहा है। तो वो सारा कुछ, क्योंकि वो रेगुलरली मेंटेन होता है ना, वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होता है, वो एक रूटीन होता है। कोई भी चीज़ में आपको एक बुक, जैसे FIR है, वो भी में तो हम लोग मेंटेन करते हैं पुलिस ऑफिसर्स, तो उस तरीके से, तो उसमें जो कुछ भी है, जो स्टेटमेंट है, वो भी क्या हो जाएगा, वो रेलेवेंट हो जाएगा। लेकिन वो स्टेटमेंट जो है वो अगेन पे लाइबिलिटी बनाने के लिए, ठीक है, वो जो है वो सफिशिएंट एविडेंस नहीं होगा कोई भी पर्सन पे ना चार्जेस लगाने के कि हाँ वो तो फिर ऐसा किया ही है। उसमें इंक्वायरी वगैरह किया जाएगा कि क्या सही है और क्या नहीं। इसका इलस्ट्रेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका इलस्ट्रेशन बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इसका इलस्ट्रेशन क्या कहता है कि A जो है वो शो करता है B को 1000 रुपये के लिए, ठीक है, और शो करता है एंट्रीज उसके बैंक अकाउंट बुक में कि हाँ उसने लिया था। तो बी टू बी इनडेबिटेड टू हिम, मतलब 1000 रुपये दिए गए थे, ये उसमें शो कर देता है अमाउंट को। अब ये जो एंट्रीज है ये रेलेवेंट है, इस पर प्रूफ जो है, इसको प्रूफ किया जा सकता है कोर्ट में, एक रेलेवेंट फैक्ट है, बट ये सफिशिएंट नहीं है
कि वो जो विदाउट अदर एविडेंस के ये बात प्रूफ नहीं किया जा सकता है कि उसने डेप्थ लिया था। मतलब सिंपली ये कह रहा है कि ये रेलेवेंट तो होता है पर कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता है, कि उस पर कोई प्रूफ ही नहीं किया जा सके। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब हम लोग अगले सेक्शन में चलते हैं, जो कि है सेक्शन 29। यहाँ से जो सेक्शंस है ना, ये सब ना हेडिंग बेस है, ये सबसे उतने क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते नहीं हैं, पर फिर भी एक बार हेडिंग हम लोग देख लेते हैं क्या कहता है। रिलेवेंसी ऑफ एंट्री इन पब्लिक रिकॉर्ड और एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मेड इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई भी एंट्री जो है किसी भी पब्लिक या ऑफिशियल बुक में हो रहा है, ठीक है, पब्लिक या ऑफिशियल बुक में, या वो रजिस्टर्ड हो रहा है किसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जो कि कौन कर रहा है, कोई पब्लिक सर्वेंट कर रहा है। कौन कर रहा है, पब्लिक सर्वेंट कर रहा है अपने ऑफिशियल ड्यूटी को परफॉर्म करते हुए, तो वो सारा जो बुक में रजिस्टर किया गया है वो खुद भी एक रेलेवेंट फैक्ट है। मतलब सिंपली, मतलब जो ऑफिशियल बुक्स होते हैं, पब्लिक रिकॉर्ड्स होते हैं, उसमें जो भी चीज़ फैक्ट इन इशू, ये जो भी चीज़ उसमें रिकॉर्ड किया जाता है वो एक रेलेवेंट फैक्ट बन जाता है। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट सेक्शन जो है वो 30, वो भी जो है सेम चीज़ है कि कब रेलेवेंट फैक्ट होगा। तो जो भी फैक्ट्स जो हैं, जो भी स्टेटमेंट है, वो जो है मैप्स में है, चार्ट्स में है, या फिर प्लान्स में है, ऐसा कुछ पब्लिश मैप है, चार्ट है, तो वो सारा कुछ क्या हो गया, वो सारा कुछ रेलेवेंट फैक्ट। ये सब सिर्फ हेडिंग बेस ही ज़्यादातर पूछता नहीं है, और पूछता भी है तो हेडिंग बेस पूछता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट सेक्शन जो है वो है 31, जो कि बात करता है रिलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट एज टू फैक्ट ऑफ पब्लिक नेचर कंटेन इन सर्टेन एक्ट और नोटिफिकेशन। अब इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसे स्टेटमेंट जो कि ऐसे फैक्ट के हैं जो पब्लिक नेचर के हैं, ठीक है, मतलब वहाँ पर एग्जिस्टेंस है किसी फैक्ट का पब्लिक नेचर का, तो वो सारा भी क्या हो जाएगा, रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये सब देखो क्वेश्चंस जो है ना, सारे चीज़ से नहीं पूछता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन से नहीं है फर्स्ट क्लास में। और यहाँ पे कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो आपको उसमें भी अगर आप बहुत ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो जो इम्पोर्टेंट है वो छूट जाएगा। इसलिए जो बहुत इम्पोर्टेंट है उस पर ज़्यादा फोकस करना है, और जो कम इम्पोर्टेंट है उस पर कम फोकस करना है। मैंने हेडिंग कहा, आपको इसका एक बार हेडिंग पढ़ लेना है, दैट्स इट, इससे ज़्यादा का ज़रूरत नहीं है। अब जो नेक्स्ट है 32 हेडिंग बेस, मैं इसको नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन आज तक तो नहीं पूछा गया, और आगे भी मेरे हिसाब से नहीं पूछना चाहिए क्योंकि कभी पूछता नहीं है, प्रीवियस ईयर पेपर को ध्यान में रखा जाता है। लेकिन आप एक बार रीड कर लेना हेडिंग, जो सब बुक्स एंड रिकॉर्ड से ही रिलेटेड है। अब नेक्स्ट जो है हमारा सेक्शन वो है 33, जो कि बात करता है हाउ मच ऑफ स्टेटमेंट इज़ टू बी प्रूव्ड। अब कितना स्टेटमेंट प्रूव किया जाएगा। मान लीजिए अगर एक बुक है या फिर एक केस फाइल है, कुछ ये बहुत लंबा है, 1000 पेजेस का बुक है, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, एक केस फाइल है बहुत 1000-2000 पेजेस का, तो उसमें से उसका क्या स्टेटमेंट को प्रूफ किया, पूरा किताब तो प्रूफ कोई नहीं कर सकता। तो यहाँ पे अगर कोई स्टेटमेंट है वो ऐसा लॉन्गर स्टेटमेंट का पार्ट है, ठीक है, ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि बहुत बड़ा है, एक पार्ट है बुक का, तो उसमें जो एविडेंस है वो बस उतना ही दिया जाएगा जितना नेसेसरी होगा, जितना ज़रूरत होगा उतने ही पार्ट का, जितने पार्ट को नेसेसरी कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो उतने ही स्टेटमेंट को प्रूफ किया जाएगा। ये समझ आ गया। ये भी ऐसा उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये भी हेडिंग बेस ही है, पर मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब है जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है ये जजमेंट्स। वन सेकेंड, जजमेंट्स, ओके। तो ये कहता है कि अब जजमेंट्स ऑफ कोर्ट कब रिलेवेंट होंगे, कब जजमेंट ऑफ कोर्ट्स पे को प्रूव किया जा सकता है। तो जो सबसे 34 है ना, वो प्रीवियस जजमेंट्स की बात करती है। प्रीवियस जजमेंट का बात कर रहा है, मतलब अगर कोई भी जजमेंट, ऑर्डर या डिग्री, तीनों चीज़ें जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, विच बाय लॉ प्रिवेंट एनी कोर्ट फ्रॉम टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ अ सूट, ठीक है, तो जिससे लॉ उसको रोक रही है। मतलब बेसिकली यहाँ ये कह रहा है कि अगर कोई भी जजमेंट एग्जिस्ट कर रही है, ऑर्डर एग्जिस्ट कर रही है, डिग्री एग्जिस्ट कर रही है, तो उसका सेम चीज़ के लिए, सेम ट्रायल के लिए दोबारा से सूट फाइल नहीं कर सकते। ये सिमिलर है जो BNSS में आदमी पढ़ता है ना, डबल जियोपार्डी, वही सेम चीज़ है, डबल
जियोपार्डी का कंसेप्ट आप लोग पढ़े होंगे। डबल जियोपार्डी क्या होता है कि सेम ऑफेंस के लिए एक पर्सन का दोबारा ट्रायल नहीं होता है, तो यही चीज़ ये सेक्शन कह रहा है। ठीक है, गॉट इट। अब नेक्स्ट जो सेक्शन है वो बात करता है कि रेलेवेंसी ऑफ सर्टेन जजमेंट इन प्रोबेट एक्सेट्रा जुरिसडिक्शन। प्रोबेट का मतलब क्या होता है ना कि विल वगैरह का बात होता है। ठीक है, जो वसीहत होता है उसको कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर कोई भी फाइनल जजमेंट है, ऑर्डर है, डिग्री है जो एक कंपिटेंट कोर्ट ने दिया या ट्राइब्यूनल ने दिया है, किसके एक्सरसाइज ऑफ प्रोबेट में या मैट्रिमोनियल में या एडमिरलिटी में या इंसॉल्वेंसी जुरिसडिक्शन में, तो इंसॉल्वेंसी मतलब डेप्थ वगैरह का जो मामला रहता है उसको कहते हैं, और एडमिरलिटी का मतलब होता है जो शिप ओनरशिप का बात होता है ना, शिप के जो ओनर्स होते हैं उससे रिलेटेड जो कुछ भी होता है तो वो उसका बात करता है। तो ऐसा कोई भी जजमेंट जो है वो एग्जिस्ट करता है अगर, तो वो सारा भी रेलेवेंट माना जाएगा। ठीक है, याद रखना ये सब कुछ रेलेवेंट होता है, कंक्लूसिव फैक्ट नहीं होता। लेकिन कौन से जजमेंट जो होते हैं वो कंक्लूसिव फैक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे 4 जजमेंट्स हैं जो कि क्या हो जाएंगे, कंक्लूसिव फैक्ट हो जाएंगे, कंक्लूसिव प्रूफ हो जाएगा। तो ये चारों जो है वो कंक्लूसिव प्रूफ हो जाएगा। क्या, अगर कोई लीगल कैरेक्टर है जो कन्फर करता है, ठीक है, कन्फर क्या करता है, एट द टाइम व्हेन सच जजमेंट एंड ऑर्डर केम इनटू द ऑपरेशन, कोई लीगल कैरेक्टर के बारे में कन्फर कर रहा है कि वो कब आया क्या नहीं, तो वो जो होगा कंक्लूसिव प्रूफ हो गया। अगर कोई लीगल कैरेक्टर जो डिक्लेयर्स करता है कि वो पर्सन इंटाइटल्ड है, तो वो क्या हो गया, कंक्लूसिव प्रूफ। या फिर कोई भी लीगल कैरेक्टर हो वो टेक अवे कर रहा है, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा, कंक्लूसिव प्रूफ हो जाएगा। या फिर कोई भी चीज़ जो डिक्लेयर कर रहा है, ठीक है, क्या, इंटाइटलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी को, तो वो सारे जजमेंट्स भी क्या हो जाएंगे, कंक्लूसिव प्रूफ हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट सेक्शन है वो 36 है, जो कि बात करता है रेलेवेंसी एंड इफेक्ट ऑफ जजमेंट, ऑर्डर एंड और डिक्री अदर दैन दोज मेंशन इन सेक्शन 35। मतलब वैसे जजमेंट, ऑर्डर एंड डिग्री जो भी 35 में मेंशन थे ना उसके अलावा वो भी रिलेवेंट होंगे। लेकिन वो कब रिलेवेंट होंगे, मतलब वैसे जजमेंट जो 35 में दिए गए थे वो तो कैसे रिलेवेंट होगा वो बता दिया गया, लेकिन उसके अलावा जो जजमेंट्स हैं, ऑर्डर एंड डिग्री है, वो कब रिलेवेंट होगा, अगर मैटर जो है वो पब्लिक नेचर से रिलेटेड होगा। मैटर किससे रिलेटेड होना चाहिए, पब्लिक नेचर से रिलेटेड होना चाहिए। बट सच जजमेंट, ऑर्डर एंड डिग्री कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होगा। कंक्लूसिव प्रूफ जो 35 का क्लॉज 2 में बताया है ना, वही सारा 4 चीज़ जो है वो कंक्लूसिव प्रूफ होगा, बाकी नहीं होगा। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है। इसमें अब इलस्ट्रेशन है, तो ये इलस्ट्रेशन में देखते हैं क्या कहता है कि ए शूज बी फॉर ट्रेसपास ऑन हिज लैंड। ए ने बी को स्यू किया ट्रेसपास ऑन हिज लैंड पे। ट्रेसपास का मतलब किसी लैंड पर उसके परमिशन के बिना घुसना। बी alleges that existence of a public right of way over the land which A denies। बी ने कहा नहीं ये तो पब्लिक राइट है उस लैंड पर घुसना, जो ए ने डिनाई कर दिया। अब वहाँ पे एक डिग्री जो है वो फेवर ऑफ डिफेंडेंट में है कि ए अगेंस्ट सी फॉर द ट्रेसपास फॉर द सेम लैंड। तो ये डिग्री ये कहता है कि ए ने सी को भी ट्रेसपास के लिए शू किया था पहले भी सेम लैंड पर, तो ये वाला बात जो है ना वो रिलेवेंट हो गया। बट ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है कि वो उसके पास राइट है, वो पब्लिक राइट है उस लैंड पे घुसने का। हाँ, पर उसने शू किया था सेम चीज़ पे सी के लिए भी, तो ये एक रेलेवेंट फैक्ट हो गया। ठीक है, ये सेक्शन क्लियर हो गया। तो अब इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन जो है वो है सेक्शन 37, जो कि बात करता है जजमेंट एक्सेट्रा अदर दैन दोज मेंशन इन सेक्शन 35, 34, 35, 36 व्हेन रेलेवेंट। अब जो भी फैक्ट्स हैं, जो जजमेंट्स, और यहाँ फैक्ट की बात नहीं हो रही, जो भी जजमेंट्स हैं, ऑर्डर एंड डिग्री है, वो जो कुछ भी 35, 36 एंड 34 में अगर वो रेलेवेंट नहीं हुआ तो 37 में वो रेलेवेंट हो जाएगा। पर कैसे, तो जो भी इन तीनों सेक्शन में रेलेवेंट नहीं हुआ ना उसको इररेलेवेंट कह दिया। वो रेलेवेंट कब होगा, अनलेस एंड अनटिल एग्जिस्टेंस ऑफ सच जजमेंट, डिग्री एंड ऑर्डर इज़ अ फैक्ट इन इशू और अ रेलेवेंट फैक्ट। मतलब वो जजमेंट ही खुद ही वो फैक्ट इन इशू या फिर रेलेवेंट फैक्ट हो जाए, वो खुद ही फैक्ट इन इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट हो जाए, तब वो क्या हो जाएगा, रेलेवेंट हो जाएगा।
ठीक है, इसका इलस्ट्रेशन क्या है ये देखते हैं। इसका इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका इलस्ट्रेशन को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इसका इलस्ट्रेशन देख, सेपरेटली सू सी फॉर लेबल। लेबल क्या होता है ना, डेफिमेशन होता है। डेफिनेशन किसी का बदनाम करना, किसी को, उसको डेफिमेशन कहते हैं, उसी का एक कैटेगरी है लेबल। तो ए एंड बी ने सेपरेटली सी को सू किया लेबल के लिए। ठीक है, सी इन ईच केस से दैट द मैटर अलीग टू बी रिबेलियस इज ट्रू। ठीक है, सी ने कहा कि जो मैटर है वो ट्रू है एंड सर्कमस्टांसेस आर सच दैट इट इज़ प्रॉबेबली ट्रू इन ईच केस और इन नाइदर। और सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि या तो वो दोनों ही केस में ट्रू होंगे या फिर किसी में नहीं होगा। ए ऑब्टेन अ डिग्री अगेंस्ट सी फॉर डैमेजेस ऑन द ग्राउंड दैट सी फेल टू मेक आउट ऑफ हिज जुरिसडिक्शन। ए ने एक डिग्री ऑब्टेन किया सी के अगेंस्ट डैमेजेस के लिए कि उसने जो है वो फेल हो गया अपने ग्राउंड्स को पूरा करने में। तो ये फैक्ट जो है वो इररिलेवेंट हो जाएगा एज बिटवीन सी, बी एंड सी। तो ये ए और सी के बीच का मैटर है ना, तो बी और सी के बीच में वो इररिलेवेंट हो जाएगा। एक और इलस्ट्रेशन इसका देते हैं। ए प्रोसिक्यूट बी फॉर स्टीलिंग अ काउ फ्रॉम हिम। ए ने बी पे केस किया कि उसने चुराई है काउ। ठीक है, बी को जेल हो गया। उसके बाद ए ने सी को स्यू किया कि जो काउ चुराया था ना बी ने, वो किससे बेच दिया उसने, वो बेच दिया सी से। ठीक है, तो काउ जब ए बी ने चुराया था, बी ने सी को बेच दिया, इसके वजह से उसने सी पे केस किया कि उसने तो बेच दिया। तो अब ए और सी के, तो ए और बी के टाइम में जो ये केस चल रहा है ना, उसमें जो बी का जजमेंट था वो इररिलेवेंट हो जाएगा। मतलब क्या ये पूरा समझाना चाह रहा है कि ए ने पहले बी को जेल भेजवाया कि उसने उसकी काऊ चुराई। उसके बाद ए ने सी को स्यू किया कि बी ने उससे उसकी चुराई हुई काऊ को बेच दिया था। तो अब ए और सी के मैटर में बी का जजमेंट इररिलेवेंट। यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया। कोई भी डाउट है तो आप मुझे बताओ। हेडिंग से आप बस ध्यान दे लेना, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रिलेवेंट है, तो ये अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आप लोगों को मेरा पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़िए बेयर एक्ट सीरीज़ में। थैंक यू एवरीवन।